नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। वेलकम ऑल। चलिए, तो भैया समय हो गया है शाम को 7:30 और मैं डीसी मिश्रा हाजिर हूं आप सब लोगों के सामने यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा यानी सीसेट की परीक्षा के अंतर्गत रीजनिंग और पीईटी की परीक्षा के अंतर्गत रीजनिंग के आज के क्वेश्चंस को लेकर के। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है। शुरू किया जाए आज का अपना सत्र। चलिए शुरू करें। तो रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का है बहुत बहुत स्वागत। स्वस्ति श्रृंखला, ये जो क्लास चल रही है इसकी प्लेलिस्ट स्वस्ति श्रृंखला नाम से बनी हुई है यूट्यूब पर। सारी क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। रीजनिंग के आज के सत्र को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आज के पिटारे में क्या है? अच्छा, कॉन्टिन्यूटी सीरीज का क्वेश्चन आज के पिटारे में जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉन्टिन्यूटी सीरीज का। आइए जरा चेक करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी सीरीज का यदि क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया है सबसे पहला काम लेटर्स विद फिल इन द ब्लैंक्स को काउंट करो, और इसके बाद पर्टिकुलर सेट कितने का बन सकता है ये काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर हम इन सभी लेटर्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास आता है 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20। इज इट? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20। अगर 20 का सेट है तो 20 का सेट है तो 5, 5 का बना लिया जाए। 5 को 20, 5, 5 का सेट अगर बनाने हैं तो 5, 5 के सेट में पहला सेट ये बनेगा, फिर 3, 2, 5 का पहला सेट, दूसरा सेट ये, 3, 2, 5 का ये अगला सेट और ये अगला सेट। कुल मिलाकर के हमारे पास 5, 5 के 4 सेट बनेंगे। इन 4 सेट को जब हम अरेंज करना शुरू करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, पहला अक्षर सी यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सभी सेट्स में पहला अक्षर सी है, कॉमन है। दूसरा अक्षर यहां पर एल है, यहां पर नहीं दिया है, यहां पर एल है, यहां पर नहीं दिया, यानी 2 सेट में दूसरा अक्षर एल है, 2 सेट में नहीं है। तो कंफर्म कर सकते ना कि अगर एल यहां पर है तो एल यहां पर भी होगा, एल यहां पर है तो एल यहां पर भी होगा। अगला अक्षर देखो, तीसरे सेट में तीसरा अक्षर ओ है, यहां पर भी तीसरा अक्षर ओ है। अगर यहां पर तीसरा अक्षर ओ है तो यहां पर भी तीसरा अक्षर ओ होगा, यहां पर भी तीसरा अक्षर ओ होगा। हो जाएगा। ठीक, अब ये V लिखा हुआ है, ये W लिखा हुआ है, ये V है और ये W है, यानी अलग अलग है, छोड़ दिया भी। ये E है, पहला अक्षर, पहले सेट में अंतिम अक्षर E है, यहां पर भी अंतिम अक्षर E है और यहां पर भी अंतिम अक्षर E है, तो यहां पर भी अंतिम अक्षर E होना चाहिए। और ये जो V और W दिख रहा है, अब V से W क्या है? प्लस का 1 है, तो यही काम W से प्लस का 1 करेंगे तो कितना आएगा? X आ जाएगा, और X से प्लस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? Y आ जाएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हमने क्या क्या फिल इन दी ब्लैंक्स किया है? हमने किया है O, L, O, X, E, L और Y। ये कहां लिखा हुआ है? O, L, O, X, E, L, Y। तो O, L, O, X, E, L, Y ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रामबाण अचूक तरीका है, जैसे राम जी अगर बाण मार दें तो अचूक है, निशाने पर लगेगा ही लगेगा। वैसे ही ये जो मेथड मैंने आपको बताया है कॉन्टिन्यूटी सीरीज का, ये अचूक मेथड है, हर हाल में क्वेश्चन लगेगा विदाउट ऑप्शन चेकिंग, है कि नहीं? आ जाओ, अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को यह लिखा गया है ELEAT, अच्छा, और स्विंग को यह लिखा गया है GNEWS। तो फ्रेम को कैसे लिखा जाएगा जरा बताओ, पहले उत्तर बताओ क्या आएगा। लॉजिक पकड़ो पहले, इसका क्या लॉजिक है, बताओ जल्दी से इसका उत्तर। आओ जरा देखा जाए क्या उत्तर है इसका। जब हम इसका उत्तर समझते हैं तो टेबल को क्या लिखा गया है? TABLE। टेबल का कोड क्या है? ELEA और T। ध्यान से देखो तो E से E क्रॉस हो रहा है, L से L क्रॉस हो रहा है, A से A क्रॉस हो रहा है और T से T क्रॉस हो रहा है। ठीक, 5 अक्षरों का सेट है, पहले 2 और अंतिम 2 को क्रॉस कर रहे हैं,
लेकिन ये जो b है, इस b को किस में कन्वर्ट किया है, इस b को e में कन्वर्ट किया है। तो यदि b e से कन्वर्ट हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्लस का 3, b की वैल्यू 2, e की वैल्यू 5, तो प्लस का 3 हुआ। क्या सेम काम स्विंग में किया गया है क्या? तो स्विंग को जब हम चेक करेंगे तो देखो i की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 9 होती है। ठीक है, i की प्लेस वैल्यू 9 होती है और ये GNEWS लिखा गया है। तो अगर हम स्विंग को GNEWS लिखेंगे तो G सबसे पहले, N फिर बाद में आएगा, इसके बाद W आएगा, फिर ऐसा आएगा। और I को किस में चेंज किया है, I को E में चेंज किया है। किसमें, I को E में चेंज किया है। तो अगर I को E में चेंज कर रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि I को E से ये माइनस का 4 किया, यानी यहां पर प्लस का 3 किया है और यहां पर माइनस का 4, क्योंकि 9 से 5 हो रहा है तो 9 से 5 तो माइनस का 4। तो फ्रेम का कोड अगर वो हमसे पूछ रहा है तो फ्रेम का कोड आखिरकार अब कैसे निकाला जाएगा। ठीक, फ्रेम के कोड में सबसे पहले इधर E आ जाएगा, फिर इधर M आ जाएगा, A को अभी छोड़ रहे हैं, इधर क्या आएगा R और फिर इधर क्या आएगा F, यानी EMRF ये आना चाहिए। अगर EMRF ये आ रहा है तो फिर ये जो A बचा, इस A का क्या करें, एक जगह पर प्लस का 3 है, एक जगह पर ये माइनस का 4 किया गया है, I से E किया गया है। ठीक, अगर A प्लस 3 करेंगे तो यहां पर D आना चाहिए, D का एक ऑप्शन हमको ये नजर आ रहा है। ठीक है, जहां पर EMRF C और D इसका उत्तर होगा नहीं। और अगर EMRF पर ही हम चल रहे हैं तो भैया प्लस का 4 करने पर हमको क्या मिलेगा, E, और प्लस का 3 करने पर हमको क्या मिलेगा, D। जबकि यहां पर टेबल में जब हम B से E पर गए हैं तो ये प्लस का 3 किया गया है, यहां पर I से E पर जा रहे हैं तो ये माइनस का 4 किया गया है। तो प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 3, यही लॉजिक होगा। तो अगर प्लस का 3 किया है पहले में, दूसरे माइनस का 4, तो तीसरे में फिर से क्या कर दें, प्लस का 3, तो यहां पर D आना चाहिए, यानी EMDRF कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो EMDRF हमारे प्रश्न का उत्तर बन गया। ठीक, दो अलग अलग शब्द और उनका कोड दिया गया है, पहले में प्लस 3 क्या है, दूसरे में माइनस का 4, तो तीसरे में फिर से क्या कर दिया, प्लस का 3, और प्रश्न का उत्तर आ गया। अगर ए में -4 करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको वहां नजर नहीं आ रहा, तो फिर बी ही इसका उत्तर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से और छठा पद पांचवें से है। ठीक है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 71 83 जैसे संबंधित है 38 50 से, 89 72 जैसे संबंधित है 56 39 से, वैसे ही 69 57 किससे संबंधित होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा जानना चाहता है। बताइए जरा उत्तर क्या आएगा। इकहत्तर 83 से 38 50 हो रहा है। डिफरेंस लेकर के देखा जाए, क्योंकि यहां पर भी 71 83 से संख्या कम हुई है, 89 72 से संख्या कम हुई है, तो डिफरेंस लेकर के देखा जाए। अगर डिफरेंस लेते हैं तो 3 में से 0 गया तो कितना बचा, डिफरेंस ले रहे हैं, 3 में से 0 गया बचा 3, 8 में से 5 गया बचा 3, ये 1 है और ये 8 है, एक उधार लिया तो 11 में से 8 गया बचा 3, 4 में से ये 6 में से 3 गया तो बचा कितना 3। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी अगर 71 83 से 38 50 पर जा रहे हैं तो -33 33 आया है। ठीक, -33 33। क्या सेम काम यहां पर भी हो रहा है क्या, 89 72 से जब हम 56 39 पर जाएं, जब हम 89 72 से 56 39 पर जाते हैं तो ये 2 है, ये 9, यानी 12 में से 9 को माइनस करें तो 3 आएगा, 6 में से 3 को माइनस करें तो 3 आएगा, 9 में से 6 को माइनस करें तो 3, और 8 में से 5 को माइनस करें तो 3। यानी लॉजिक कंफर्म हुआ कि पहली संख्या में से 3333 घटाने पर जो संख्या आएगी वही लिखी हुई है। तो क्या करें, अगर 6 9 5 7 हमको दिया है तो 6 9 5 7 में अगर हम घटा देते हैं 3 3 3 और 3 को, तो हमको क्या मिलना चाहिए, रिजल्टेंट नंबर मिल जाना चाहिए। क्या होगा रिजल्टेंट नंबर, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरा लिखेंगे तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 2, या सॉरी 6 में से 3 गया 3, तो 36 24 क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक,
क्लियर, आ गया समझ? चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। ब्लड रिलेशन से अगला क्वेश्चन हम सबके सामने दिया गया है। बताओ भैया क्या आएगा? गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। ठीक है, ये उसने हमसे क्वेश्चन दिया है और कहता है वह किसके साथ टहल रहा था ये बताना है। बताइए उत्तर। गणेश किसके साथ टहल रहे थे? What should be the right answer of this question? अच्छा ठीक है, कह रहा था गणेश किसके साथ टहल रहा था। आंसर्स जो आ रहे हैं वो सही है कि गलत, आओ जरा चेक करते हैं। तो कहता है गणेश अपनी माता के भाई, तो माता के भाई क्या कहलाएंगे? मामा। गणेश अपनी माता के भाई यानी अपने मामा के पिता, मामा के पिता यानी कि नाना क्या कहलाएंगे? गणेश अपनी माता के भाई यानी मामा के पिता यानी गणेश के नाना की पोती, क्या दिया गया है? पोती। ठीक है, पोती की बात अगर कर रहा है तो गणेश की माता के भाई यानी गणेश के मामा के पिता यानी गणेश के नाना की पोती कौन होगी? जो गणेश के पुत्र यानी जो गणेश के मामा के पुत्र यानी गणेश का जो बच्चा होगा, गणेश के मामा के पिता यानी गणेश के नाना का जो बच्चा होगा, गणेश के नाना के पुत्र का जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगी? वो पोती कहलाएगी। किसकी? गणेश के मामा के पिता यानी गणेश के नाना की। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार हमको यह पता चला है कि गणेश अपनी माता के भाई यानी मामा के पिता यानी नाना की पोती यानी अपने मामा की बेटी के साथ टहल रहा है। गणेश किसके साथ टहल रहा है? अपने मामा की बेटी के साथ टहल रहा है। तो उसने यही पूछा कि वो किसके साथ टहल रहा है, तो ये कौन है? गणेश के मामा की बेटी। और अगर गणेश के मामा की बेटी है तो वो किसके साथ टहल रहा है? अपनी ममेरी बहन के साथ, दैट इज कजिन। ममेरी बहन का मतलब कजिन, कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है क्वेश्चन, बताइए जरा उत्तर। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी? क्या उत्तर इसका आएगा? सटीक दर्पण प्रतिबिंब इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर है? सी दे रहे हैं इसका उत्तर। आओ जरा चेक किया जाए सी इसका उत्तर है कि नहीं। यहां पर ये जो दर्पण, ये जो आकृति है, इसके दाहिने ओर यहां पर क्या लगाना है? दर्पण लगाना है। अगर यहां पर दर्पण लगाएंगे तो इसकी जो इमेज बननी चाहिए वो हमसे वो पूछना चाहता है। दर्पण इमेज में जो आकृति जितना पास होती है उतनी ही पास आती, जो दूर होती है वो उतनी ही दूर जाती। ठीक, यानी जो ये वाली आकृति है, सबसे पहले हमारे पास ये वाली आकृति बनेगी, ये इस तरह से। ठीक है, ये हिस्सा नॉन शेडेड और ये हिस्सा नॉन शेडेड, बाकी सारा कैसा होगा? शेडेड। ऐसी आकृति हमको कहां दिख रही? ऑप्शन नंबर ए में नहीं, पूरा शेड कर दिया, जबकि बीच में ध्यान से देखो तो ये एक स्क्वायर नॉन शेडेड है। यहां पर बी वाली आकृति में उन्होंने क्या किया है? बी वाली आकृति में हमारे पास सेम फिगर को बनाया है ना, देखो यही फिगर हमारे पास बनना चाहिए। लेकिन 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 ये जो सर्कल हमारे पास है, ये सर्कल यहां पर कहां था? ये लेफ्ट हैंड में था, तो इसको यहां पर हो जाना चाहिए। वहां पर उन्होंने क्या कर दिया? राइट में बना दिया। बी वाला भी कैंसिल, सी में एग्जैक्ट मिल रहा है, डी में तो पूरा फिगर ही रोटेट कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। केवल और केवल सी इस प्रश्न का क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। ठीक, सही इमेज ऑप्शन नंबर कौन सा था? सी वाला। इसका उत्तर बताइए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब की बार नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है आपसे, बताइए कितने ट्राइंगल्स आएंगे? हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर? ट्रिक भी लग रही है, ट्रिक से डायरेक्टली आप कर सकते हैं इसको।
हम्म ठीक, तो उत्तर आने शुरू हो गए इस प्रश्न का। सही उत्तर क्या आएगा, आओ जरा देखा जाए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ये वो हमसे जानना चाहता है। अगर हम पहले इस वाले फिगर को पकड़ें, ठीक है, किस वाले फिगर को, इस वाले फिगर को अगर हम पकड़ते हैं तो यहां से हमको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, कितने ट्रायंगल, क्या बताया है मैंने आपको, एक तरीका बताया है ना, ये यहां से कितने ट्रायंगल आपको मिलेंगे, 1 2 दोनों को जोड़ दो 3, 3 ट्रायंगल मिलेंगे। अब अगर इसी फिगर में मैं क्या करूं, पार्टीशन कर दूं, ये कर दिया, अब कितने ट्रायंगल मिलेंगे, फिर ये पार्टीशन कर दिया, अब कितने ट्रायंगल, ये पार्टीशन कर दिया, अब कितने ट्रायंगल, तो यहां से कितने ट्रायंगल मिलेंगे। तो भैया हमने बताया है कि नीचे वाले पोर्शन को एक बार काउंट कर लो, 1 + 2 कितना हो गया 3। अब ये जो हमारे पास वर्टिकल ट्रांजेक्शन, वर्टिकल हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन है वो कितने हैं, 1 2 3 और 4, कितने हैं 3 और एक 4, तो 3 चौको कितना हो गया 12। कुल मिलाकर के यहां से 12 ट्रायंगल मिलेंगे। यहां पर कितने हैं, तो यहां पर भी हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 बार को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में 4 बार काटा गया है। तो यहां से भी हमको कितना ट्रायंगल मिलेगा, तो यहां से भी हमको 12 ट्रायंगल टोटल मिलेगा। तो टोटल ट्रायंगल यहां से हो गए 12। जरा नीचे वाले फिगर को आओ, यहां से कितना ट्रायंगल मिलेगा 3, तो प्लस का 3 हो गया। फिर अगर हम इस वाले ट्रायंगल को काउंट करें, इस वाले ट्रायंगल को, तो यहां से कितना मिलेगा 1, इसको काउंट कर चुके हो, 1 ये बड़ा वाला, यानी केवल और केवल 2। इतने ट्रायंगल हमको मिल गए। क्या इसके अलावा और कोई ट्रायंगल है जो यहां पर भी काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल। कौन सा ट्रायंगल काउंट होगा भैया, ये वाला ट्रायंगल क्या काउंट किया है क्या अभी, जब इन दोनों फिगर्स को मर्ज करेंगे तो ये भी तो एक ट्रायंगल मिलेगा, दैट इज प्लस का 1। क्या इसके अलावा और कोई ट्रायंगल है, बिल्कुल है, बहुत ध्यान से देखना। अब तो ये जो फिगर है, इन दोनों फिगर को जब आप मर्ज करोगे तो एक ट्रायंगल आपको ये मिलेगा और सिमिट्रिकली एक ट्रायंगल आपको ये भी मिल जाएगा। यानी कितने और ट्रायंगल आपको मिल रहे हैं, तो यहां पर 2 और ट्रायंगल हमको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, प्लस का 2। अब इसके अलावा और कोई ट्रायंगल इस पूरे फिगर में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कितना हो गया, 12 3 15 2 17 और 3 20, यानी कि यहां पर कुल मिलाकर के 20 ट्रायंगल हैं। ये प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्या उत्तर आएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। करो भैया। कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, 5 शब्द दिए गए हैं। इन 5 शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सारे के सारे क्या हैं, आर्मी की अलग अलग पोस्ट हैं। क्या है, आर्मी की अलग अलग पोस्ट। अब उन पोस्ट में से कौन टॉप मोस्ट पोस्ट है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, या सबसे छोटी पोस्ट और फिर सबसे हायर पोस्ट, इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। बताओ जरा क्या उत्तर आएगा इसका। क्या है उत्तर, हैं हंसोगे। कई लोगों को नहीं पता है कि सही क्रम क्या है। ठीक है, आर्मी में जो पोस्ट होती हैं वरीयता के आधार पर उन पोस्ट का सही क्रम क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में 4 से भी स्टार्ट हो रहा है। कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट और जनरल में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। सबसे छोटी पोस्ट किसकी होती है, लेफ्टिनेंट की। तो अगर लेफ्टिनेंट की पोस्ट सबसे छोटी है तो लेफ्टिनेंट से बड़ा कौन होता है, कर्नल। दिया है 4 और 1, ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। कर्नल से आगे बढ़ेंगे तो कर्नल से बड़ा कौन होता है, ब्रिगेडियर। 4 1 3 हो गया। अब फील्ड मार्शल और जनरल में सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है, तो फील्ड मार्शल और जनरल में बड़ा होता है फील्ड मार्शल। क्या होता है, फील्ड मार्शल बड़ा होता है। अभी एक वाकया आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज पर सुना होगा, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि भारत और पाकिस्तान में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद से
भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी, उस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान हुआ, उनके एयरबेस तबाह हुए, कई सारे फाइटर प्लेन्स उनके मारे गए। लेकिन वो बेवकूफ लोग, वो पाकिस्तानी बेवकूफ लोग जो एकदम गधे हैं, उनकी आर्मी अपने जनता को बेवकूफ बना रही है और वो बन रहे हैं। पाकिस्तानियों का केवल एक काम है पूरी दुनिया में, वो है मीम बनाना। वो खाली मीम बना करके अपने आप को खुश रखते हैं, बाकी दुनिया से उनको मतलब नहीं है। तो पाकिस्तानी जो जनरल थे मुनीर, आसिम मुनीर करके, ठीक है, वो जो बेवकूफ इंसान है आसिम मुनीर, उस आसिम मुनीर को पहलगाम हमले में पाकिस्तान को जीत की तरह दिखाया गया कि पाकिस्तान पहलगाम में जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने दिया है, और उस जवाबी कार्रवाई में भारत को बहुत नुकसान हुआ है। और यह पूरा कारनामा आसिम मुनीर के द्वारा किया गया, इसलिए आसिम मुनीर को जनरल से फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी। क्या वाहियातपना है? मतलब ये वही लोग हैं जो बाकी संसार, जो वास्तविकता है उसको नहीं देखना चाहते हैं, अपनी दुनिया में खुश हैं। ठीक, तो फील्ड मार्शल की उपाधि बड़ी उपाधि होती है जनरल से। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? 4-1-3-5-2। ठीक है, 4-1-3-5-2। क्या ये सही है? तो हमारे पास में सबसे पहले लेफ्टिनेंट होना चाहिए, लेफ्टिनेंट के बाद से कर्नल होना चाहिए, कर्नल से ब्रिगेडियर, तो 4-1-3 हो गया, फिर जनरल और फिर फील्ड मार्शल। 4-1-3-5-2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर इसको हम अपोजिट क्रम में लिखें, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना, इसको अपोजिट क्रम में लिखा जाए तो अपोजिट क्रम में क्या आएगा? सबसे पहले फील्ड मार्शल आएगा, फिर फील्ड मार्शल से जनरल आएगा, जनरल से ब्रिगेडियर आएगा, ब्रिगेडियर से कर्नल आएगा, और कर्नल से कौन आएगा? ये आएगा लेफ्टिनेंट। ठीक, तो ये क्या है? ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है, घटते क्रम में। ठीक, जबकि जो ये वाला क्रम है ये क्या है? ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। क्या? 4-1-3-5-2। समस्या यह है कि ऑप्शन में दोनों दिए गए। ठीक है, देखो जरा, 2-5-3-1-4, ऑप्शन नंबर सी में 2-5-3-1-4 यानी घटते हुए क्रम में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में बढ़ते हुए क्रम में 4-1-3-2-5 दिया हुआ है। ठीक, अब दोनों में से आखिरकार आप सही मानेंगे तो किसको मानेंगे? किसको सही मानेंगे? क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, दोनों में से किसी को भी गलत नहीं किया जा सकता। प्रश्न में उसने सिर्फ इतना कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो तार्किक क्रम घटता हुआ भी है, बढ़ता हुआ भी है। एग्जैक्ट आंसर इस प्रश्न का नहीं दिया जा सकता, ये आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है, क्योंकि दोनों ही क्रम क्या हैं? तार्किक हैं, अर्थपूर्ण हैं, लॉजिकल हैं। चाहे घटते क्रम में लिखें और चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखें, दोनों के क्रमों में कोई भी असमानता नहीं है। इसलिए ए और सी दोनों ही इस प्रश्न के उत्तर होंगे, दोनों ही सही उत्तर हैं। ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन इसके समझाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो आया है किससे? घन से, क्यूब से। कहता है 49 सेंटीमीटर भुजा वाले, 49 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी एक घन को, घन के सभी फलकों को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। ठीक है, कितना? 49 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, और 49 सेंटीमीटर भुजा वाले इस घन के सभी फलकों पर कौन सा रंग रंगा जाता है? बैंगनी रंग रंगा जाता है। कहता है और फिर इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने सेंटीमीटर वाले? 7 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ है। यानी उन घनों की संख्या जिनका केवल एक फलक, एक फेस रंगा हुआ है, उन घनों की संख्या हमसे जानना चाहता है। ठीक है, कैसे करेंगे? क्यूब में ऐसे क्यूब्स की संख्या या ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करना जिनका केवल एक फलक या एक फेस रंगा हुआ हो, उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? n-2 का स्क्वायर इंटू 6। अब समस्या यह है कि n क्या है यहां पर, तो n क्या है जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ऐसे क्यूब्स जिनका केवल एक रंग, एक फलक रंगा हुआ हो, उनको कैसे ज्ञात करते हैं? एक फलक रंगा होने के लिए n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n की संख्या क्या है ये निकाला जाए। n की संख्या क्या आएगी हमारे पास में?
एन की संख्या, हमारे पास क्यूब कितने का था, 49 सेंटीमीटर का क्यूब था, और 49 सेंटीमीटर वाले इस क्यूब को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है। तो अगर 49 सेंटीमीटर वाले इस क्यूब को हम 7 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे तो 49/7 कितना हो जाएगा, 7 आएगा ना। तो देखो ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे हमको, 4, 5, 6 और 7, ऐसे 7 क्यूब मिलेंगे। तो एन की संख्या क्या है, एन की संख्या है 7। ये कैसे निकल करके आई, समझ आया। कितने सेंटीमीटर वाला क्यूब है, एक जो भुजा है वो है 49 सेंटीमीटर की। यदि ये पूरी भुजा 49 सेंटीमीटर की और हम 7 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स को काट रहे हैं, तो 49 में 7 दिया, भाग कितना आ गया, 7। यानी जो छोटे क्यूब कटेंगे वो कितने सेंटीमीटर के कटेंगे, 7 सेंटीमीटर के कटेंगे। एन की वैल्यू पता चल गई, कितनी है, 7। यदि एन की वैल्यू 7 है तो ऐसे क्यूब्स जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ हो, क्या हो जाएगा, 7 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 6, और 25 छक्का कितना होता है, 150। यानी ऐसे घनों की संख्या जिनका केवल एक फलक या एक फेस बैंगनी रंग से रंगा होगा, ऐसे फलकों की संख्या, ऐसे क्यूब्स की संख्या कितनी होगी, 150 हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, क्या उत्तर आएगा बताओ। क्या उत्तर है इसका, विदाउट बेस डेट वाला क्वेश्चन है। और अगर विदाउट बेस डेट का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है आपको मैंने बताया है। सबसे पहले बेस डेट मानोगे, और बेस डेट आपकी कौन सा होगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। सेंचुरी लीप ईयर कौन सा होता है, ऐसे सभी वर्ष जो 400 से पूरी तरह से विभाजित हैं, डिविजिबल हैं, उन्हें सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। तो वर्ष 2008 के जस्ट पहले वाला सेंचुरी लीप ईयर कौन सा होगा, वर्ष 2000। ठीक है, वर्ष कौन सा है, 2008, तो उसके जस्ट पहले जो सेंचुरी लीप ईयर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 2000। सेंचुरी लीप ईयर होते कौन से, जो 400 के गुणनखंड में हो, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। दिया गया वर्ष क्या है, 2008, तो 2008 के जस्ट पहले वाला सेंचुरी लीप ईयर कौन सा हो जाएगा, वर्ष 2000। ठीक, यानी अब हमको 2000 से चलना शुरू करना है, तो वर्ष 2001 से चलेंगे, कहां तक चलेंगे, वर्ष 2008 तक नहीं, 2008 में हमें केवल 5 फरवरी तक जाना है, तो हम जाएंगे वर्ष 2007 तक। ठीक है, 2001 से 2007, दैट इज 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2007 तक चलते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हुए 7। इन 7 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आएगी, 7 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इन 7 वर्षों में लीप ईयर कितने, इन 7 वर्षों में लीप ईयर कितने, लीप ईयर के लिए 7 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार, 4 एकम 4। ठीक, तो जितनी बार जाएगा उतने ही लीप ईयर होते हैं, तो 7 में 4 का भाग दिया, एक बार गया, यानी एक लीप ईयर हो गया। ये हो गए ईयर वाइज लीप ईयर, कहां तक, 2007 तक। और 2008 में हमको कहां तक जाना है, 5 फरवरी तक जाना है, कहां तक, 5 फरवरी तक। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, रिमाइंडर जनवरी का आया 3। फरवरी में कहां तक जाना है, 5 तारीख तक ही जाना है, 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 ही मिलेगा। ये हो गया हमारे पास टोटल रिमाइंडर। अब अगर ये टोटल रिमाइंडर हमारे पास है तो क्या करें, सबको जोड़ के 7 का भाग दें, या 7 एकम 7 सीधे सीधे कैंसिल, 5 3 8 और 1 9, 9 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। यानी 2 का मतलब क्या हुआ, तो 2 का मतलब, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, एंड सो ऑन। तो 2 आया है ना, तो 2 का मतलब क्या है, ट्यूसडे है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी। क्या उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर आएगा।
चलिए, प्रश्न का उत्तर क्या है? मंगलवार। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का एक नन्हा सा छोटा सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, जरा बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे। ठीक, फिर कुछ कंडीशंस उसने दी हैं। कहता है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस उस पंक्ति में कितने बैठे हुए हैं, ये वो हमसे जानना चाहता है। जरा देखें और बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। हमारे साथ साथ में आओ, सॉल्व करते हैं। कहता है सबके सब कहां बैठे हैं? उत्तर की ओर देखते हुए बैठे। एन पी के बाएं से तीसरा है। एन कहां पर है? पी के बाएं से तीसरा। तो ये हो गया पी, कहां देख रहा है? उत्तर की ओर। इसके बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर यहां पर कौन है? एन है। ठीक, एन के बाएं से तीसरे स्थान पर, सॉरी, एन पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन आ गया? एन आ गया। फिर कहता है एम जो है वो एन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एम कहां पर है? एन के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो एन का बायां इस तरफ पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर यहां पर कौन आएगा? एम। तो एन के बाएं तीसरे स्थान पर एम है। फिर क्या कहता है? कहता है ओ एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, तो भैया एम के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? ओ। तो अगर एम यहां पर है तो पहले और दूसरे स्थान को छोड़ दें तो तीसरे स्थान पर यहां पर कौन है? ओ बैठा हुआ है। ठीक, कुल मिलाकर के पी के बाएं तीसरे स्थान पर एन है, एन के बाएं तीसरे स्थान पर एम है और एम के बाएं तीसरे स्थान पर ओ है। फिर क्या बोला? कहता है ओ एन और एम के बीच में बैठा है। ठीक है, ओ कहां पर बैठा है? नहीं, ओ और एन के बीच में एम बैठा है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, ओ और एन के बीच में कौन बैठा है? एम। तो देखो ओ, ये ओ है ना, ओ और एन के बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। फिर एम और पी के बीच में एन बैठा है, तो देखो एम और पी के बीच में कौन बैठा है? एन। कहता है यदि पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं तो व्यक्तियों की कुल संख्या, सबको उठा करके जोड़ लो। कितने लोग हैं? 2, 2, 4, 2, 6, तो ये हो गए ओ एम एन पी, 4 लोग और, यानी कुल मिलाकर के पंक्ति में 10 लोग होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, पी 1, 2, एन 4, 2, 6, 7 और 3 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा गया है। एक कागज है, उसको मोड़ा गया है, फिर काटा गया है। तो कहता है काट कर खोलने के बाद कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यह हमारे पास कागज है, इस कागज को पहले मोड़ा गया है, फिर काटा गया है, खोलने पर ये आकृतियां 4 ऑप्शन में दी गई हैं। इनमें से कौन सी आकृति इस प्रश्न का उत्तर होगी? उत्तर बताइए। क्या उत्तर है? बढ़िया, ठीक। अच्छा देखो, ये जो आकृति दी गई है, जैसे जैसे फोल्ड किया जाता है बस वैसे वैसे अनफोल्ड कर लिया जाए इसको, तो हमको मिल जाएगा फिगर। ठीक, ये आकृति जब हम ऊपर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ये आकृति हमको यहां पर भी मिलनी चाहिए, फिर यही आकृति हमको यहां पर भी मिलनी चाहिए, ये। ठीक, सेम ये हमको यहां पर मिल रहा है तो ऐसे ही हमको यहां पर भी मिलेगा सबसे पहले। और बीच में जो दिल है, तो ये दिल चारों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो दिल यहां भी अपोजिट है, वहां भी, यहां भी, दिल सब जगह अपोजिट है। दिल वाला खेल नहीं करना, एरो वाला खेल पकड़ो। यहां पर इन दोनों एरोस को क्या कर दिया है? आपस में अलग अलग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर जब इसको हम फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। पहला गलत है, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन है, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन है, गलत है। सी वाले में, सी में देखो ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन, दोनों मिल रहे हैं ना। तो ऐसा फिगर कहां मिल रहा है? केवल सी में। तो सी ही इसका क्या बनेगा? उत्तर। बेस्ट डायग्राम इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है संख्या 7, 1, 4, 8, 3, 5, 6 में से
प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किसमें व्यवस्थित किया जाता है? आरोही क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। ऐसा करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जो मूल संख्या दी गई है, इस मूल संख्या के अंकों को हमें लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है और फिर चेक करना है कि मूल स्थिति से ऐसे कितने अंक हैं जिनकी स्थान परिवर्तित हो चुका है। ठीक, बताओ जरा उत्तर क्या आएगा। ठीक है, आओ देखो संख्या क्या है? 7, 1, 4, 8, 3, 5 और 6। क्या करना है? इसको अरेंज करना है। कैसे? लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी? सबसे पहले संख्या आएगी 1, 2 नहीं दिया है 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, फिर 7 और फिर 8। यही इसका क्रम बनेगा कि नहीं बनेगा? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसने कहा है ऐसे जब तुलना करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो कैसा? ऐसे कितने अंक हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी जो पहले जहां पर थे मूल अंक में शिफ्ट होने के बाद भी वहीं पर हैं। तो ऐसे कितने अंक हमको दिख रहे? केवल और केवल एक। कौन सा? 4 जहां पहले था वहीं अब भी है। इसके अलावा हर एक अंक क्या है? अपनी पोजीशन को बदल चुका है। तो ऐसे कितने अंक मिलेंगे? केवल और केवल एक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात? चलो अगला क्वेश्चन। बढ़िया, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है अगला हमें। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। कहता है भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब ये कितना बढ़ेगा। वैसे ही ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ये कितना बढ़ेगा इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। कितना बढ़ता जा रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं। यही बात उसने हमसे कही। तो कथन हमको समझ में आया है। कथन समझ में आ रहा है कि भारत में जो ईंधन की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये कितना बढ़ेंगी इसकी कोई ऊपरी सीमा की इसकी वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ठीक, इस कथन के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना है। तो पहला निष्कर्ष हमको क्या दिया हुआ है? पहला निष्कर्ष है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, और यदि निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो पहला निष्कर्ष जब वो कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है और स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और कितना बढ़ेंगी इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, तो समझने में तो ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल सही बात लिखी है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। अगर ये अपने करों में कटौती कर ले तो ईंधन की कीमतों जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उनको रोका जा सकता है। ठीक, लेकिन स्टेटमेंट में उसने कर प्रणाली को लेकर के या टैक्स इंफॉर्मेशन को लेकर के कोई भी जानकारी हमको नहीं दी है। ठीक, हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। हो सकता है राज्य सरकारों ने ईंधन में अपने करों में कटौती की हो लेकिन केंद्र सरकार ने ना की हो, या केंद्र ने कटौती की हो लेकिन राज्य सरकार ने ना की हो। ये अजम्पशन के तौर पर तो सही किया जा सकता है, लेकिन निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के तौर पर इसको सही नहीं कर सकते कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निष्कर्ष नहीं है, अनुमान है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो हो सकता है कि राज्य और केंद्र सरकारों ने ईंधन पर जो उनको टैक्स मिलता है उसमें कोई विशेष कटौती नहीं की है, इस वजह से ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पर हमको निष्कर्ष निकालना है, अजम्पशन नहीं, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में
महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। दूसरे कंक्लूजन में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट है कि ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, और दूसरा कंक्लूजन है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो महंगाई का प्रभाव है, इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उस महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। यानी ये जो ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, ये किस वजह से बढ़ रही हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो महंगाई में वृद्धि हो रही है उसके कारण ईंधन की कीमतें भारत में बढ़ रही हैं। क्या इस निष्कर्ष को 100% सही कर सकते हैं? नहीं, इसको भी सही नहीं कर सकते हैं। अगेन हमको स्टेटमेंट में भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, ऐसा तो बोला गया है, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए क्रूड ऑयल की दाम की वजह से हो रहा है, ऐसा निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि भारत को जो ईंधन है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो कम दाम में मिल रहा हो, लेकिन पूर्व में जो उसको घाटा हुआ है या उसकी जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिए जो सरकार है वो भारत में ईंधन की कीमतों को टॉप लेवल पर बनाए हुए, ताकि उस घाटे को पूरा किया जा सके। ऐसा भी संभव है, ठीक, सोचने में तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो ये भी क्या है, निरा अजम्पशन, केवल और केवल अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन में पड़ रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ रही। हम ऐसा निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां स्टेटमेंट में भारत में बढ़ती हुई कीमतों के बारे में बात बताई गई है, अंतरराष्ट्रीय हालात में क्या स्थिति है हमको नहीं पता। तो दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर देंगे। ठीक, स्नातक, साक्षर और परिश्रमी, ग्रेजुएट, लिटरेट और हार्ड वर्किंग के बीच का सर्वश्रेष्ठ संबंध क्या है? बढ़िया, क्या उत्तर दिया जा रहा है? ठीक है, कैसे? पहला कहता है स्नातक, साक्षर और परिश्रमी। अच्छा, स्नातक और साक्षर यानी ग्रेजुएट और लिटरेट में क्या संबंध होगा? अगर व्यक्ति ने स्नातक किया है इसका मतलब साक्षर है ना, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, इलिटरेट नहीं है, निरक्षर नहीं है। यानी ग्रेजुएट और लिटरेट का अगर हम संबंध निकालेंगे तो क्या बनेगा कि जितने भी ग्रेजुएट होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं। ठीक है, सारे साक्षर ग्रेजुएट होंगे ऐसा नहीं बोल सकते। अगर हम लिटरेट को अंदर और ग्रेजुएट को बाहर बना लेंगे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सही है। ठीक, हाँ, ग्रेजुएट को अंदर और लिटरेट को बाहर बनाएंगे तब ये सही है। सारे के सारे ग्रेजुएट क्या हैं, लिटरेट हैं। यदि व्यक्ति स्नातक है तो निश्चित है कि वो लिटरेट यानी साक्षर होगा, लेकिन साक्षर है तो निश्चित तौर पर स्नातक किया होगा ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता है केवल 12वीं की हो उसने, हो सकता है केवल 10वीं की हो उसने, है, ये भी तो संभव है। तो जितने भी ग्रेजुएट हैं सारे के सारे लिटरेट हैं। अब अगला है परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग का। तो जो स्नातक है वो भी परिश्रमी हो सकता है, जो लिटरेट है वो भी परिश्रमी हो सकता है, और सारे लिटरेट सारे ग्रेजुएट परिश्रमी हो ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो क्या कर लेंगे, यहां पर किसको रख देंगे, हार्ड वर्किंग को। ठीक, जो मजदूर होता है, निरक्षर होता है, वो भी हार्ड वर्किंग होता है, वो भी मेहनत करता है कि नहीं करता। ठीक, तो ग्रेजुएट में से कुछ ग्रेजुएट हार्ड वर्किंग होंगे, लिटरेट में से कुछ लिटरेट हार्ड वर्किंग होंगे, और कुछ ग्रेजुएट और लिटरेट ऐसे होंगे जो हार्ड वर्किंग होंगे। सारे हार्ड वर्किंग लोग ग्रेजुएट या लिटरेट नहीं होते। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, केवल और केवल डी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, दक्षिण की ओर चलती है, दाएं मुड़ती है, पूछा क्या है, कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, जरा बताओ, कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है?
क्या उत्तर आएगा? आओ जरा देखा जाए। तो श्वेता ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर 150 मीटर की दूरी उन्होंने तय की है। ये मान लीजिए श्वेता का कार्यालय है, तो यहां से दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने 150 मीटर की दूरी को तय किया। ठीक, कहता है फिर वहां से दाएं मुड़ी है और 80 मीटर चलती थी। यहां से उसका दायां कहां पड़ेगा? इस तरफ पश्चिम की ओर पड़ेगा ना। तो यहां से अपने दाएं मुड़ी है और दाएं मुड़ करके कितनी दूरी उसने तय की है? 80 मीटर की दूरी उन्होंने और तय कर ली। तो ये 80 मीटर हो गई। फिर कहता है वहां से अपने बाएं मुड़ी और 60 मीटर और चलती। तो यहां से इसका बायां कहां पड़ेगा? नीचे की ओर। तो उसका बायां पड़ेगा नीचे की ओर और बाएं मुड़ करके कितनी दूरी उसने तय की है? 60 मीटर की। ठीक, तो ये 80 मीटर की डिस्टेंस थी, बाएं मुड़ी है, बायां नीचे की ओर पड़ा, 60 मीटर की डिस्टेंस उसने और तय की है। कहता है अंत में बाएं मुड़ती और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर की दूरी को और तय करती है। ठीक है, कितनी दूरी को? 280 मीटर की दूरी को। तो यहां से इसका बायां इस तरफ पड़ेगा, तो वो अपने बाएं मुड़ी है 80, ये हो गई, और वो 280 मीटर की दूरी को तय करती है। तो ये दूरी कितनी आई है? 280 मीटर। ठीक, यहां पर क्या है? यहां पर बैंक है और ये उसका कार्यालय था, तो कार्यालय से बैंक तक वो आई है। कहता है उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, ये वो हमसे जानना चाहता है। तो जो डिस्टेंस वो हमसे जानना चाहता है, वो डिस्टेंस कौन सी है? वो डिस्टेंस ये है ना, जो डिस्टेंस वो हमसे जानना चाहता है। हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और अगर ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है तो अब निश्चित तौर पर हमको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक, तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेते हैं अगर ये डिस्टेंस हमको निकालनी है तो। ठीक, जब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? हाइट। अगर हम हाइट निकालेंगे तो 150 ये है और 60 ये है, तो 150 और 60 कितना हो गया? 210 हो गया, 210। और ये बेस कितना हमारे पास में है? 280 में से 80 को घटा दें तो कितना बचेगा? 200 बचेगा, तो ये हो गया 200। ठीक, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 210 का स्क्वायर है, ये 200 का स्क्वायर है। 210 का स्क्वायर कितना होगा? जीरो को छोड़ो, गोली मारो, 21 का स्क्वायर। भाई जीरो है ना, तो क्या करना है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो ये हो गया 441 और 2 जीरो जोड़ दिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये जीरो जोड़ दिए हमने। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास में 84,100। 4400 ये लिखा है, 40,000 ये लिखा है, यानी कितना हो गया? 84,100 हो गया, 84,100। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा? अंडर रूट में डबल जीरो हटा दो, डबल जीरो से एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, 841। 841 किसका स्क्वायर होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900, और 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। तो 841 होता है 29 का स्क्वायर, तो ये निकल करके आ जाएगा 290। दैट इज, इस प्रश्न का उत्तर निकल करके आ जाएगा कि उसके कार्यालय और बैंक के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है? 290 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी, 290 मीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में थोड़ी सी अच्छी होने का मतलब है कि कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक, रीजनिंग में कई चैप्टर ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको कैलकुलेशन अच्छा होने की जरूरत है। जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इन चैप्टर्स में आपका मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के क्वेश्चंस आपको अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, खैर, तो ये था 15वां क्वेश्चन हम लोगों का आज का अपना सत्र। आज के अपने इस सत्र को अब यहीं पर करेंगे समाप्त, और मुलाकात होगी आपसे अगले सत्र में, नए सत्र में। आप लोगों का यदि कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए, और फिर आज के सत्र को समाप्त किया जाए। चलिए, रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, आप सभी इसके बारे में अब जानने लगे हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, या फिर डिस्क्रिप्शन में क्लास के इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करेंगे? आपको पता है कि इस पर ही आपको रीजनिंग के सारे कोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। कोई टेक्निकल कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो उस नंबर पे कॉल। कोर्सेस आपके पास ये उपलब्ध हैं, कौन कौन से?
यदि आप सीसेट यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं तो सीसेट की परीक्षा भी आपको देनी होगी। सीसेट क्वालिफाइंग आपको पास भी करना होगा और सीसेट क्वालिफाई करने के लिए केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, एक रीजनिंग और एक हिंदी, आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स सीसेट की परीक्षा के लिए ये है अभ्युदय बैच नाम से, ये आपको ऐप में मिलेगा। ठीक है, 301 रुपए इसकी दक्षिणा है, फीस है। ठीक, और ये 309 या 310 का आपको पड़ता है जब आप इस बैच को लेते हैं, इस कोर्स को लेते हैं। रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको यहां से पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हिंदी आपको पढ़नी है तो हिंदी भास्कर सर से, अमर सर से। ठीक है, शौर्य बैच यूपीएसआई की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में हो जाएगी, यानी नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगी। तो यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स शौर्य बैच नाम से आपको रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर उपलब्ध मिलेगा। सारी क्लासेस, सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगी। ठीक है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स। ये दक्ष बैच है, फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का। ठीक है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए रीजनिंग नहीं पढ़ना चाहते हैं, एक बार में रीजनिंग को पढ़ करके सब्जेक्ट को बेहतर करके बाकी विषयों पर ध्यान देना चाहते हैं। क्यों, आप बार बार अलग अलग परीक्षाओं का एग्जाम देते हैं, अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, तो बार बार भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार ढंग से पढ़ लो, काम खत्म। ठीक, तो फाउंडेशन कोर्स रीजनिंग का फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहां पर मिलती है। ठीक है, सारे के सारे परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। ठीक, और ये आरओ मेंस की परीक्षा के लिए अधिकारी बैच है, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स अधिकारी बैच। मेंस की परीक्षा में 15 क्वेश्चंस रीजनिंग विषय से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेस हैं जो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर आपकी सहायता के लिए दिए गए हैं। आप इन कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार। ठीक, सारे के सारे कोर्सेस रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर मिलेंगे। कोई समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। कोर्सेस का लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यह भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप यहां पर भी अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का शेड्यूल सारा का सारा और एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रीजनिंग के क्विज, ये आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आज के सत्र को अब करते हैं यहीं पर समाप्त। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले सत्र में आप लोगों से करते हैं फिर से मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।